Hello students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about vectors, vaccination and safety and first aid from the chapter Food, Health and Safety of 5th standard. So students, जो organisms जिनसे हमें diseases होती हैं उन्हें हम vectors कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती हैं, जैसे मस्कीटो से हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, एलिफेंटाइसिस होता है. ठीक है, इस टाइप की अलग अलग डिजीज़ जो हमें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं. यहाँ पे देखो इस स्लाइड के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फ्लाइज हैं, मस्कीटो हैं, स्नेल्स हैं, कॉकरोचेज हैं, स्पाइडर्स हैं. सो दीज आर ऑल आर नोन एज वेक्टर्स ड्यू टू विच द डिजीजेज कैन बी कॉज्ड. और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन. गुड हाइजीनिक हैबिट्स को अडॉप्ट करके, ठीक है, और अपने आसपास की जितने भी सराउंडिंग्स हैं वहाँ अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बीमारियाँ हमें नहीं होंगी. And this prevents the breeding of flies and mosquitoes and it also prevents water and food from being contaminated. जब हमारे आसपास सराउंडिंग में सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मस्कीटो और जो फ्लाइज वगैरह होती हैं इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी. ब्रीडिंग मतलब इनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, और इनकी संख्या नहीं बढ़ पाएंगी तो ये लंबे टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, और जब इनका सर्वाइवल नहीं होगा तो सीधी सी बात है हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी. और इसका एक और फ़ायदा है कि जो हमारे आसपास अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारा जो पानी या जो हवा है आसपास की वो भी कंटामिनेट नहीं होती है, वो भी साफ़ सुथरी रहती है और पोल्यूटेड नहीं रहती है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा वेक्टर्स के बारे में. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेज इवन व्हेन दे एंटर इन आवर बॉडी. अगर कोई जर्म जैसे अभी किसी बॉडी के बारे में हम बात करते हैं, जैसे अभी वायरसेस वगैरह होते हैं और दूसरी डिजीज़ होती हैं जो हमें हो जाती हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी कर जाएं और उसके बाद भी वो हमें इफ़ेक्ट ना करें तो उसके लिए हम क्या कराते हैं? वैक्सीनेशन कराते हैं, जिससे हमें क्या होता है? इंजेक्शंस या ओरल ड्रॉप्स, जैसे पोलियो के इंजेक्शंस लगते हैं उनकी ड्रॉप्स हमें पिलाई जाते हैं जिससे कि हमें पोलियो की बीमारी ना हो. एंड व्हेन वैक्सीन इज टेकन आवर बॉडी सेल्स बिकम अलर्ट इमीडिएटली एंड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस व्हिच कैन फाइट द जर्म्स. और जैसे ही हमें वैक्सीन किसी भी चीज़ की लग जाती है तो हमारे अंदर की जो बॉडी सेल्स हैं वो सब क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, और वो उन जर्म्स से जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करें उनसे फाइट करती हैं ताकि वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करें. वैक्सीन्स आर स्पेसिफिक फॉर एवरी डिजीज़, और हर डिजीज़ की अलग वैक्सीन होती है, मतलब एक वैक्सीन सभी डिजीज़ में काम नहीं कर सकती है, और सारी डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन होती हैं. जैसे अभी आपने सुन रहा, अभी जैसे चल रहा है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा, तो इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं है. लोग इसलिए इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, और बोला जाता है कि हमें अपना आपको बचाना है इस चीज़ से, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं. जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर ये बीमारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हम ईजिली इससे क्या कर लेंगे? फाइट कर लेंगे. बट जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक हमें अपने आप को क्या करना है? सेफ रखना है इससे, ठीक है. और वैक्सीन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है. इम्यूनिटी क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं. अब एग्जांपल्स के लिए अगर बात करें तो वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर द डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. अलग अलग तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कॉलरा हो, टाइफाइड हो, टेटनस हो, पोलियो हो, इन सब बीमारियों के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है. मतलब अगर किसी को एक बीमारी हो जाती है तो उनको वैक्सीन अगर हम देंगे तो फिर ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है. वैक्सीन एक इंजेक्शन की तरह दी जाती है, इसलिए इस स्लाइड में आपको ये इंजेक्शन और ये दवाई की बॉटल से दिखाई दे रही है, ठीक है. एंड वैक्सीनेशन इज़ गुड टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेज, और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है. वैक्सीनेशन हमारा बचपन में ही हो जाता है, जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता, हमारे पेरेंट्स बट हमारा वैक्सीनेशन करा देते हैं ताकि हमें जो बीमारियां हैं मोस्ट कॉमन वो ना हो और हमारी इम्यूनिटी भी क्या रहे? स्ट्रांग रहे, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, ठीक है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेफ्टी और फर्स्ट एड की. एन एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी प्लेस एट एनी टाइम टू एनीवन एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग लिटिल मोर केयरफुल. एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है. व्हेन ही वाज ड्राइविंग और इवन व्हेन ही वाज नॉट ड्राइविंग, अगर वो सिर्फ हाईवे पे कहीं पे उन्होंने पार्क भी कर रखी है अपनी गाड़ी, तो अगर मान लो किसी ने पीछे से आगे टक्कर मार दी तो एक्सीडेंट कहीं पर भी कभी भी हो सकता है. सो लेट अस स्टडी द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड हाउ वी कैन अवॉइड देम बाय टेकिंग सिंपल स्टेप्स. तो हमें इनके उन रीजंस को जानना है जिनकी वजह से एक्सीडेंट होता है और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि एक्सीडेंट ना हो. Every accident occurs suddenly and many times medical aid is not available immediately.
जो एक्सीडेंट होते हैं वो सडनली होते हैं, एकदम से होते हैं, और उसी टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, जो मेडिकल एड होता है, वो विक्टिम को नहीं मिल पाता, जो इंजर्ड होते हैं, जिनको चोट लग जाती है. एट सच टाइम्स हेल्प गिवन बाय अस इमीडिएटली सेव टू लाइफ ऑफ अ विक्टिम इज नोन एज फर्स्ट एड. जो यहाँ पे आपको स्लाइड में सिंबल दिख रहा है, ये ब्रीफ केस का, उसके ऊपर एक प्लस टाइप बना हुआ है, तो इट इज़ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एड. और फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वो टेक्निक होती है जब जैसे मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी विक्टिम को बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और उसकी लाइफ को बचाने के लिए, ताकि उसका ज़्यादा ब्लड ना बह जाए या उसकी जो बोन टूट गई है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस टाइप से कि उसको ज़्यादा पेन ना हो, तो ये जितने भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं इन सबको फर्स्ट एड कहा जाता है. सो जैसे जैसे हमारे आपको पता है कि कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ ये जो मिसहैपनिंग्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ये भी सब क्या हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो अ पर्सन शुड ऑल अवेयर अबाउट दिस फर्स्ट एड. एक पर्सन को फर्स्ट एड की टेक्निक्स का पता होना चाहिए, सो दैट कि वो किसी विक्टिम की जिसको चोट लगी है उसकी जान क्या कर सके, बचा सके. और हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स वगैरह को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे एक्सीडेंट्स ना हों. और बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं या जब भी हम कहीं पे जा रहे हैं, इस तरह से. अब इसके बाद कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो एकदम सडनली हो जाती हैं, और कभी कभी वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से भी होती हैं. तो इनमें सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका फायर एक्सीडेंट्स का. जो आग लग जाती है कहीं पर भी, उन्हें फायर एक्सीडेंट्स कहते हैं, और बड़ी ह्यूज अमाउंट में जिससे जान और माल की हानि होती है. ठीक है. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज फायर एक्सीडेंट्स. दे आर कॉज्ड, how to act fast to put out the fire and how to attend to the person who is suffering from burns. अब हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कैसे जल्दी से बुझाना है, और कैसे कोई पर्सन अगर वहाँ पे सफ़र कर रहा है तो उसको कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करना है, बचाना कैसे है. ठीक है. व्हाट कॉजेज फायर एक्सीडेंट. सबसे पहले हमें कॉजेज पता होने चाहिए कि फायर एक्सीडेंट कैसे होते हैं. सो फायर इज़ वेरी यूजफुल एंड विदाउट इट यू कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ. जो फायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि कुकिंग करने के लिए और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बट अगर इसको कंट्रोल्ड मैनर में ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो सकती है. तो मोस्ट ऑफ द फायर एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू आर केयरलेस. ज़्यादातर जो हमारे फायर एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. वी थ्रो अवे बर्निंग मैचस्टिक्स और सिगरेट्स कैन बी मेजर कॉज ऑफ फायर मिसहैप्स. जब हम बर्निंग मैचस्टिक, मतलब कुछ हमने माचिस से जलाया और उस मैचस्टिक को हमने कहीं भी फेंक दिया, तो उसकी वजह से, या सिगरेट जो जलती हुई है उसको किसी ने कहीं भी फेंक दिया, तो उसकी वजह से मिसहैपनिंग हो जाती हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेती हैं और जलने लगती हैं. ठीक है. अ फायर में बी कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ कैरोसिन स्टोव, गैस सिलेंडर्स और क्रैकर्स. कभी कभी जो फायर होती है घरों में जो लगती है वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से भी लगती है, या जो बर्स्ट हो जाते हैं कैरोसिन स्टोव, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गैस होने की वजह से जब गैस स्टोव फट जाते हैं या गैस सिलेंडर्स के अंदर आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आग लगती है. जैसा यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके अंदर एक फायर ब्रिगेड वाला जो है वो किस तरह से आग को बुझा रहा है, और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है यहाँ पे. तो हमें कैसे इन फायर एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, अब उन प्रिकॉशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं. सो वी शुड नॉट प्ले विद फायर और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, कैरोसिन, पेट्रोल और मैस्टिक. जितनी भी चीज़ें फ्लेमेबल होती हैं, जिनमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है, उन चीज़ों के साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए. चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो, चाहे वो कोई फ्यूल हो जैसे कैरोसिन, पेट्रोल या फिर मैस्टिक वगैरह. इनसे अगर आप खेलेंगे या जला के इनको फेंकेंगे या कुछ भी करेंगे इनके साथ, तो क्या होगा, वो प्रॉपरली बुझती नहीं है आग. जब आप उसको जलते हुए आर्टिकल को किसी को भी कहीं पे फेंकते हैं, तो वो आग क्या हो सकता है, रेगुलर कंटिन्यूसली उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, तो वो और जलना स्टार्ट करेगी, और इस टाइप से धीरे धीरे जलते जलते वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी. ठीक है. चेक द वायरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. इफ़ इट इज़ ओल्ड वायरिंग, आस्क फॉर रिप्लेसमेंट. हमें जो हमारे घर की वायरिंग होती है उसे चेक करते रहना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उसे चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है. क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उसका जो बाहर जो प्लास्टिक लगा रहता है, जिसे इंसुलेशन भी कहते हैं वायर का, वो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, और उस इंसुलेशन के डैमेज होने के बाद जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाएगी. ठीक है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी के वायर्स लगवाने चाहिए घर में, या अगर वायर्स पुराने हो गए तो उन्हें चेंज करवा लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज नेवर टच इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हेन करंट इज पासिंग ऑन इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स.
कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल वायर्स को या स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो उनके अंदर। मतलब स्विच को कभी ऑन या ऑफ नहीं करना है आपको गीले हाथों से, क्योंकि अगर आपके हाथ गीले होंगे तो इट विल बी बिहेविंग एज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत अच्छे कंडक्टर का रोल प्ले करेगा और आपके हाथ में एक सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है या बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है उस चीज़ में। ठीक है। एंड डोंट पुट द कैरोसिन और गैस स्टोव ऑन द फ्लोर। ये जो गैस स्टोव और जो कैरोसिन वगैरह होते हैं, जितने भी फ्यूल वाली चीज़ें होती हैं, इनको हमें चिल्ड्रन की रीच से, जो बच्चे होते हैं उनकी रीच से बाहर रखना चाहिए, या आपको भी इन चीज़ों के साथ कभी कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ की गई छेड़खानी की वजह से ही मोस्टली टाइम आग लगती है। ठीक है। अवॉइड वेयरिंग नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन किचन। जो नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं हमें इन्हें नहीं पहनना चाहिए जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इनमें आग लगती है या कभी फायर वाला कभी सिचुएशन आ जाती है तो ये पूरी बॉडी से चिपक के उस जो हमारे जो जहाँ पे हमें जला हुआ पोर्शन है उसको और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो हमें हमेशा कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए किचन के अंदर। चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स शुड बी वेरी केयरफुल वाइल बस्टिंग क्रैकर्स, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली, एंड द मैच स्टिक शुड बी पुट ऑफ बिफोर थ्रोन अवे। दिवाली के टाइम पे जब पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें बहुत